कहानी की शुरुआत होती है बर्फ से ढके आर्कटिक महासागर से, जहां ठंडी हवाएं और सफेद सन्नाटा के रहस्य को छुपाए बैठे हैं। जहां दो वैज्ञानिक जूलिया और ऑस्कर समुद्र की गहराई में सोनार डिवाइस इंस्टॉल कर रहे थे। तभी जूलिया के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि भयानक तूफान आ रहा है और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने को कहा जाता है। इसी बीच हम कुछ दूरी पर एक रूसी सबमरीन को देखते हैं, जो अपने रडार पर दूर से आने वाली हाई डेंसिटी सिग्नल को डिटेक्ट कर लेती है। तभी उन्हें समुद्र का लेवल अचानक बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख टीम काफी हैरान रह जाती है। इधर जूलिया के स्कैनर अब अजीब रीडिंग बताने लगते हैं और कैंप के आसपास की बर्फ टूटने लग जाती है। ये देख ऑस्कर जल्दी से जूलिया के पास आकर उसे चलने को कहता है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है। लेकिन जूलिया जाने से पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती थी, लेकिन बिगड़ते मौसम को देख वो ऑस्कर की बात मानकर उसकी स्नोबो व्हील पर बैठकर चली जाती है और दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बर्फ का टूटना उनकी कल्पना से भी ज्यादा तेज था। इधर सबमरीन में अब टीम को पता चलता है कि जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी वो असल में समुद्र के लहरों की नहीं, बल्कि किसी विशालकाय जीव की है। इससे पहले कि टीम कुछ समझ पाती, अचानक एक विशाल क्रिएचर उनके सबमरीन से टकरा जाता है और सारे इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाते हैं। टीम को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके सबमरीन को किसी ने पकड़ लिया हो और उसे बेहद तेजी से नीचे खींच रहा हो। वहीं दूसरी तरफ हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पीछे की बर्फ लगातार टूट रही थी। तभी ऑस्कर को सामने एक विशाल बर्फीला तूफान दिखाई देता है, जो मौत की तरह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। ऑस्कर काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट में बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी स्नोबो व्हील बर्फ की चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। और उन दोनों को जब होश आता है, तब तक उनका कैंप भी तूफान की चपेट में आकर तबाह हो चुका था। उधर पानी के नीचे सबमरीन पर लगातार हमले हो रहे थे। ये हमले करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर ही था, जिसे रोकने के लिए टीम उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तब रोशनी में उन्हें क्रिएचर की कुछ विशालकाय टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। इससे पहले कि टीम उन टेंटिकल के बारे में कुछ और जान पाती, क्रिएचर दोबारा सबमरीन पर हमला कर उसे तबाह कर देते हैं। लेकिन डूबने से पहले कप्तान आखिरी समय में भी टीम को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजने का आदेश देता है, ताकि नौसेना को उनकी लोकेशन मिल सके और उन्हें जल्द ही बचाने के लिए आया जा सके। अगले दिन ही वो सिग्नल रूप के मरीन हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं, जिसके जरिए उन्हें अपनी सबमरीन के गायब होने के बारे में पता चलता है। ये खबर सुनते ही ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस सबमरीन में परमाणु हथियार मौजूद थे। इसीलिए ऑफिसर्स एक रेस्क्यू टीम को उन हथियारों के वापस लाने का ऑर्डर देती है और इस टीम का लीडर बनाते हैं विक्टर को, जो असल में गायब हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई था। इसीलिए जब विक्टर की मां को पता चलता है कि वो हथियार को वापस लाने के लिए मिशन पर जा रहा था, तो पहले तो वो काफी परेशान होती हैं, लेकिन फिर विक्टर को गुड लक के तौर पर उसके पिता की घड़ी देती हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। विक्टर उस घड़ी को लेकर मिशन पर जाने के लिए घर से निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशांस्की से होती है, जो सख्त और थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे और उन्हें भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। अब विक्टर जैसे ही सबमरीन में एंटर करता है, तो यहाँ क्रू के कई मेंबर्स उसे शिकायत करते हुए कहते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया कि जिसके चलते उन्हें छुट्टियां खत्म होने से पहले ही बुला लिया गया। ये सुन विक्टर उन्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था ये मिशन किसी आम मिशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं, जो बर्फीले तूफान में इधर उधर भटक रहे थे और अब उनकी हिम्मत भी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि इनके पास ना तो कुछ खाने का सामान था और ना ही रहने के लिए कोई जगह थी। इसके अलावा सैटेलाइट फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। पर जूलिया किसी भी हाल में बस यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो सिग्नल ढूंढते ढूंढते गहरी खाई के पास पहुंच जाती है और उसमें बस गिरने ही वाली होती है कि तभी ऑस्कर यहाँ आकर उसे बचा लेता है। और जब जूलिया फोन चेक करती है तो उसमें अब सिग्नल आ चुके थे। ये देख जूलिया जल्दी से एक ऑयल रिंग कंपनी को कांटेक्ट करती है, लेकिन तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि कंपनी के मेंबर को जूलिया की एक भी बात समझ में नहीं आती और कुछ ही सेकंड्स बाद सिग्नल गायब होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत अब लगभग टूट चुकी थी, पर फिर भी ऑस्कर बचने की एक आखिरी उम्मीद के साथ फ्लेयर गन चलाता है कि तभी जूलिया की नजर सामने बर्फ की सतह पर पड़ती है, जहां से लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए दोनों इस रोशनी की तरफ भागने लगते हैं। जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वही इमरजेंसी सिग्नल है, जिसे गायब हुई सबमरीन के कैप्टन ने रिलीज करवाया था। और इन दोनों को ये बात समझ आती है कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रशियन सेना यहाँ जरूर आएगी। इसलिए जूलिया ऑस्कर को यहीं रुकने के लिए कहती है
इधर विक्टर की सबमरीन कई घंटों का सफर तय करने के बाद अब लोकेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ विक्टर के भाई की सबमरीन गायब हुई थी। इसके अलावा उन्हें इमरजेंसी सिग्नल की भी लोकेशन पता चल चुकी थी। इसीलिए विक्टर अपनी टीम को इसी जगह पर चलने को कहता है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद विक्टर को कोई सबमरीन नहीं मिलती, पर दो थके हारे जियोलॉजिस्ट मिल जाते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसीलिए विक्टर इन्हें जल्दी से अपनी सबमरीन में ले जाता है। हालांकि ऐसा करने के पीछे उनका एक मकसद छुपा हुआ था। दरअसल वो जूलिया और ऑस्कर के जरिए यहाँ जानना चाहते थे कि आखिर उसके भाई की सबमरीन के साथ हुआ क्या था, और यही बात वो जूलिया से भी पूछता है तो उसके पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो विक्टर से कहती है कि मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये सब हमारे सोनार डिवाइस के विस्फोट की वजह से हुआ है, जिसके चलते समुद्री भूकंप ने दस्तक दी। लेकिन जब मैंने अपने इक्विपमेंट चेक किए तो उस दिन किसी भी डिवाइस ने भूकंप को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये देख जूलिया को यकीन हो गया कि इतनी भयानक हलचल भूकंप पैदा नहीं कर सकता, बल्कि ये काम किसी समुद्री क्रिएचर का है। ये सुनते ही विक्टर को पिछले दिन हुई एक रहस्यमय घटना याद आ जाती है। दरअसल जब ये लोग आर्टिक सर्कल में दाखिल होने ही वाले थे, तभी इनके रेडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा था, जो असल में व्हेल मछली का झुंड था। और ये झुंड बार बार इनकी सबमरीन से टकरा रहा था, जैसे जानबूझकर विक्टर को आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा हो। पर एडमिरल इन्हें दूर भगाने के लिए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिलीज करने का ऑर्डर देता है। हालांकि विक्टर ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे व्हेल मछलियों को नुकसान हो सकता है, पर एडमिरल उसकी एक नहीं सुनता। लो फ्रिक्वेंसी आने के बाद ही सभी मछलियां दूर हो जाती हैं, लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाती हैं। ये देख टीम मेंबर हैरान रह जाते हैं कि तभी उन्हें समुद्र की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिलता है और व्हेल मछलियां एक एक करके दूर हो जाती हैं। इधर टीम मेंबर अब इस सिग्नल को चेक करते हैं तो उन्हें एक विशाल क्रिएचर नजर आता है जो एक ही झटके में व्हेल मछली को अपना शिकार बना लेता है और फिर इनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। इसीलिए एडमिरल उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन विक्टर उन्हें यह कहते हुए रोक देता है कि हम ऐसे किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो सबमरीन को पास की ही एक बर्फीली दरार में ले जाने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि इतना बड़ा क्रिएचर इस तंग दरार में नहीं घुस पाएगा, और होता भी ऐसा ही है। विक्टर की टीम उसकी बात मानकर सबमरीन को समुद्र के गहराई में छुपा देती है, जिसे क्रिएचर देख नहीं पाता और थक हार कर यहाँ से चला जाता है। इस तरह विक्टर के एक फैसले ने आज सबकी जान बचा ली थी। वहीं विक्टर ने जब जूलिया की कहानी सुनी तो वो समझ गया था कि ये वही क्रिएचर है जिसने बर्फ को तोड़कर उनकी पहली सबमरीन को तबाह किया था। अब जूलिया, जो कि एक स्वीडिश नागरिक है, वो बचपन से ही समुद्री राक्षसों पर विश्वास करती आई थी, इसीलिए अब वो इस भयानक खेल में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो विक्टर से गुजारिश करते हुए कहती है कि तुम मुझे और ऑस्कर को उसी ऑयल रिग कंपनी के पास छोड़ आओ जहां मैंने कांटेक्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिएचर वहां नहीं पहुंच पाएगा। जूलिया की बात सुनकर जब विक्टर कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो इन दोनों को वहां छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक बार फिर टीम अपनी स्क्रीन पर उसी अजीब सिग्नल को नोटिस करती है, पर ये देख नहीं पाती कि वो क्रिएचर मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही ये लोग रिंग कंपनी के करीब पहुंचते हैं, वहां के इंचार्ज से कांटेक्ट करने ही वाले थे, तभी समुद्र में हलचल होना शुरू हो जाती है। तेज लहरों के साथ पानी के अंदर से कई विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और मजबूत स्टील रिंग कंपनी को तबाह कर देते हैं। इधर विक्टर टेलीस्कोप के जरिए बाहर का नजारा देखता है तो उसे क्रिएचर का असली रूप नजर आता है, जो कि असल में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था। उसका चेहरा देखने के बाद टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कंपनी पूरी तरह समुद्र में समा जाती है। इसीलिए विक्टर की टीम के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जबकि ऑक्टोपस ऑयल रिंग को बर्बाद करने के बाद उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देख एडमिरल गुस्से में कमान अपने हाथ में ले लेता है और टीम को 2 टॉर्पेडो फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ऑक्टोपस अभी भी जिंदा था, जो हमले की वजह से और भी गुस्से में आ गया था। वो तेजी से इनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देख एडमिरल काफी डर जाता है और कमान दोबारा विक्टर को सौंप देता है। कमान हाथ में आते ही विक्टर फौरन सबमरीन को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है। इस तरह ये ऑक्टोपस के हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन से टकरा जाता है, जिस वजह से सबमरीन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और वो समुद्र में डूबने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्टोपस ने इन पर दोबारा हमला कर दिया है, जिसके चलते अब टॉर्पेडो रूम में भी आग लग गई थी, जिससे उसमें करीब 7 लोग फंस गए थे। कि तभी ऑक्टोपस एक और हमला कर सबमरीन को नीचे डुबोने की कोशिश करता है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है।
ये देख विक्टर सभी मेंबर्स को साइलेंट मोड में रहने के लिए कहता है, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए विक्टर सभी को शांत रहने का ऑर्डर देता है और आग बुझाने के काम में रुकवा देता है, जिस वजह से टॉर्पेडो रूम में भी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है। लेकिन विक्टर का प्लान कामयाब हो जाता है। क्रैकन को जब कोई आवाज नहीं आती तो वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही टॉर्पेडो रूम से जो लोग घायल थे उनको बाहर निकाल कर उनका इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें ऑस्कर और जूलिया भी विक्टर की हेल्प करते हैं। और क्रू का भरोसा जीत लेने के बाद जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में बताते हुए कहती है कि कहानियों के अनुसार क्रैकन सालों तक सोते हैं, पर जूलिया के धमाकों ने शायद उसे गहरी नींद से जगा दिया हो, इसलिए अब वो इन सभी लोगों से बदला लेना चाहता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो सोनार को बंद करना होगा। इसके आगे वो ये भी बताती है कि ऑक्टोपस शिकार करने के बाद उसे गुफा में खींच कर ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि विक्टर के भाई की सबमरीन भी जूलिया के पुराने कैंप के पास ही होनी चाहिए। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान एक रिकॉर्डिंग से एक अजीब सिग्नल की आवाज आती है, जो जूलिया के कैंप की लोकेशन से आ रही थी। विक्टर अब अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई को बाकी लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करता है, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स उसकी बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका कहना था कि उनके हथियार उस भयानक ऑक्टोपस का सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्टर कैप्टन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था, इसलिए क्रू मेंबर्स के राजी ना होने पर भी वो सबमरीन को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स भी ना चाहते हुए उसका साथ देना पड़ता है। अब ये लोग बेहद ही खतरनाक खाई के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर उतरने के लिए विक्टर एक मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी ले जाता है, जहां नीचे खाई में उन्हें सैकड़ों डूबे हुए जहाज मिलते हैं। यानी जूलिया ने जो क्रैकन की कहानी सुनाई थी वो झूठ नहीं बल्कि सच थी। इसी दौरान इन लोगों को विक्टर के भाई की भी सबमरीन मिल जाती है, जिसका अगला हिस्सा थोड़ा सही सलामत था, इसलिए विक्टर इसी हिस्से से अपनी मिनी सबमरीन जोड़ देता है। और जब अंदर जाकर देखता है तो उसे अपना भाई अलेक्जेंडर और उसका क्रू नजर आता है, जो अभी भी जिंदा थे। अपने भाई को जिंदा देखकर विक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही हैरान भी, क्योंकि इतने दिन क्रैकन से बचकर रहना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सवाल जब अलेक्जेंडर से वो करता है तब वो उसे बताता है कि क्रैकन से बचने के लिए उन्होंने साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया था, तभी वो सभी बच पाए। अब क्योंकि मिनी सबमरीन में जगह कम थी, इसीलिए विक्टर 2 राउंड में क्रू मेंबर्स को निकालने का फैसला करता है। पहले राउंड में एक टीम को सबमरीन में बिठवा कर रवाना कर देता है, जबकि वो खुद अपने भाई के साथ वहां रुकता है। लेकिन जैसे ही ये टीम आधे रास्ते तक पहुंचती है तो हम देखते हैं कि क्रैकन फिर से जाग गया है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर उन खास मिसाइल को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद जब सिग्नल ऑन होता है तब मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। उसी वक्त क्रैकन भी मेन सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मिनी सबमरीन से एक ट्रैकर स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होकर क्रैकन उसकी तरफ चला जाता है। इधर एडमिरल मौके का फायदा उठाकर मेन सबमरीन को समुद्र के ऊपर ले जाने का ऑर्डर देता है, जबकि विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल कोड डालकर उन्हें ऑन कर देते हैं। लेकिन तब तक क्रैकन उनके करीब पहुंच जाता है। अब उसके टेंटिकल विक्टर की सबमरीन को जकड़ने लगते हैं। ये देख मरने से पहले दोनों भाई रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन ये अब भी हिम्मत नहीं हारते। क्रैकन के सबमरीन तबाह करने से पहले ही एक साथ स्विच दबाकर एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्रैकन आग में झुलसने लगता है और एक रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरती हुई आसमान में जाती हुई दिखाई देती है। अब सबमरीन पूरी तरह से डूबने लगती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देख दोनों भाई मिनी सबमरीन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन एक तेज लहर उन्हें अलग कर देती है। विक्टर अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे उसे लेकर मिनी सबमरीन के अंदर आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये नहीं थी, अब मिनी सबमरीन डूब रही थी और जहाज से अलग नहीं हो पा रही थी, जबकि मिसाइल कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने ही वाली थी। इस मुश्किल सिचुएशन में अचानक विक्टर को इमरजेंसी लीवर याद आता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है, जिसके बाद मिनी सबमरीन ठीक ब्लास्ट से पहले वहां से निकल जाती है। वहीं पानी के बाहर एडमिरल के साथ पूरा क्रू मेंबर इन दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद जब विक्टर और उसके भाई के आने की कोई उम्मीद नहीं रहती तो ये लोग मायूस होकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी पानी को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आती है, जिसमें विक्टर और अलेक्जेंडर मौजूद थे। इन दोनों को देखने के बाद पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद
विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को सौंपता है, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देता है और विक्टर से कहता है कि तुम इस घड़ी के असली हकदार हो, इसीलिए तुम ही इसे अपने पास रखो। कुछ वक्त बाद इनका पूरा क्रू रूस पहुंच जाता है और दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।